A very welcome to all the students of 10th class. According to your syllabus, this is the third poem, The Village Song, which is written by Sarojini Naidu. Before jumping directly into the poem, we should also know about the poetess. So let's start. Sarojini Naidu was born in Hyderabad, Deccan, of Bengali parents on 13th February 1879. सरोजनी नायडू 13 फरवरी 1879 में दक्षिणी हैदराबाद के एक बंगाली परिवार में पैदा हुई. सरोजनी's father Dr. Agor Nath Chattopadhyay was professor in Nizam's College. आपके पिता डॉक्टर अगोर नाथ चट्टोपाध्याय निज़ाम्स कॉलेज में प्रोफेसर थे. एंड हर मदर वॉज वारदा सुंदरी, अ डिवोट एंड कल्चर्ड लेडी. और आपकी माता वारदा सुंदरी एक समर्पित और सभ्य महिला थी. लाइक मोस्ट ऑफ बंगालीज, सरोजनी वॉज ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर कल्चरल हेरिटेज. अधिकतर बंगालियों की तरह आप भी अपने कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक विरासत पे गर्व करने वाली महिला थी. सरोजनी नायडू's poetic career truly began with the publication of her first anthology, The Golden Threshold, in 1905. सरोजनी नायडू का जो पोइटिक कैरियर था वो 1905 में आपकी पहली कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशहोल्ड के पब्लिकेशन के साथ ही शुरू हुआ. ठीक है. शी वॉज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. आपको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी भारत कोकिला भी आपको कहते हैं. महात्मा गांधी वॉज हर मेंटर एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द फोरम. महात्मा गांधी आपके पथ प्रदर्शक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका मंच रहा. शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी थीं. इवन बिफोर पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले. एट 68 शी बिकेम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. 68 वर्ष की उम्र में आप उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी रहीं. द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के प्रसिद्ध राज्यों में से एक है, यानी भारत के प्रसिद्ध राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश की आप गवर्नर भी रह चुकी हैं. शी वॉज फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया. आप पहली महिला गवर्नर थी स्वतंत्र भारत की. शी डाइड ऑन 2 मार्च 1949. आपकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई. तो ये आपने जाना, ये जानकारी आपने ली पोइटस के बारे में, सरोजनी नायडू जी के बारे में, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है. अब हम पोएम के सेंट्रल आइडिया को भी एक बार पढ़ लेंगे. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. द विलेज सॉन्ग इज़ अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ सरोजनी नायडूज़ फोक लिरिक. ये जो विलेज सॉन्ग नाम की कविता है वो सरोजनी नायडू जी का एक बहुत ही खूबसूरत फोक लिरिक है. इट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्म मेक्स इट ड्रामेटिक. और इसका प्रश्नोत्तर का जो फॉर्म है, जो तरीका है, वो इसे ड्रामेटिक बनाता है. द डायलॉग बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड, अ डॉटर, अनफोल्ड द थीम. और इसके डायलॉग जो कि माँ और उसकी बच्ची के बीच है, उसी में ये सारा थीम पोएम का छुपा हुआ है. द सीन इज़ पैस्टोरल. और इसका सीन क्या है? पैस्टोरल है. द हैप्पी वर्ल्ड ऑफ नेचर seems more enchanting to the child than the world of sordid reality, pain and frustration. नेचर का जो
सुहावना खुशहाल संसार है, सीम्स मोर इंचेंटिंग टू द चाइल्ड, वो बच्ची को ज़्यादा लुभावना लगता है, देन द वर्ल्ड ऑफ सॉर्डिड रियलिटी, पेन एंड फ्रस्ट्रेशन। किसके मुकाबले? द वर्ल्ड ऑफ सॉर्डिड रियलिटी, पेन एंड फ्रस्ट्रेशन। इस दुनियावी वास्तविकता, दुख और कुंठा के संसार के मुकाबले, यानी इस संसार की जो वास्तविकता है, जो कष्ट है, जो कुंठा है, उसके मुकाबले में उस बच्ची को प्रकृति की सुंदरता अपनी तरफ अधिक लुभाती है। इवन द mundane desire and pleasure hold no charm, and it desires to escape to the beauty of songs and flowers in nature. Even the mundane desire and pleasure hold no charm. यहाँ तक कि जो साधारण इच्छाएं होती हैं, खुशियाँ होती हैं, वो भी उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती बच्ची को। And it desires to escape to the beauties of songs and flowers in the nature. और उसकी क्या इच्छा होती है कि प्रकृति के गीतों और फूलों के प्रति, उनकी सुंदरता के प्रति वो आकर्षित हो जाती है। The mother strives to persuade her child to lead an ordinary and normal life. उसकी माँ बहुत प्रयास करती है, अपनी बच्ची को मनाती है। किस लिए मनाती है? टू लीड एन ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल लाइफ, जिससे कि उसकी बच्ची एक सामान्य और साधारण सी ज़िंदगी जिए। बट लेकिन क्या होता है, देखिए, द चाइल्ड सीम्स इंटेंट ऑन हैविंग इट्स वे डिस्पाइट इट्स मदर्स काउंटर आर्गूमेंट। लेकिन बच्ची को उसका रास्ता ज़्यादा प्रिय लगता है, अपनी माँ के लगातार आर्गूमेंट के बावजूद, यानी वो प्रकृति की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी है। टू द डिटरमाइंड चाइल्ड द कॉल ऑफ ब्यूटीफुल नेचर विथ इट्स इनहेरेंट पीस एंड हैप्पीनेस इज़ अनडिनाइबल एंड इरेसिस्टिबल। अब इस दृढ़ संकल्प वाली बच्ची को जो कॉल ऑफ ब्यूटीफुल नेचर है, यानी प्रकृति का अपनी तरफ जो रुझान है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी वो प्रकृति की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाती है। विथ इट्स इनहेरेंट पीस एंड हैप्पीनेस, उसके शांत और खुशहाली भरे संसार की तरफ, इज़ अनडिनाइबल एंड इरेसिस्टिबल, जो कि जिससे कि वो अपने आप को मना नहीं कर पाती और बहुत ही आकर्षित हो जाती है। यानी बच्ची जो है वो माँ के बार बार समझाने के बावजूद पूरी तरह से प्रकृति की ओर आकर्षित हो चुकी है। द स्पेल इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन, और जो नेचर का, जो प्रकृति का जादू है, वो बच्ची के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। In simple verses of exquisite beauty, the poet depicts the virtues and magic of nature. इस तरह से इस साधारण सी कविता में जो सुंदरता दिखाई गई है, उसमें पोएट ने नेचर के, यानी प्रकृति के गुणों को और जादू को दर्शाया है। एंड विथ ग्रेट स्किल इनकॉर्पोरेट फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही चतुराई से दर्शन और आध्यात्म को भी इसमें जोड़ा हुआ है। टू मेक द लिरिक, जिससे कि इस लिरिक को, इस फोक लिरिक को बनाया जा सके ए जेम ऑफ रेयर एक्सेलेंस, एक उत्कृष्ट नमूने के रूप में दर्शाया जा सके। ठीक है, तो आपने देखा कि ये लास्ट लाइन में आपको फिर से बता दूं, हो सकता है समझ में ना आया हो, कि इस कविता में पोएटस ने प्रकृति के गुणों और जादू को भी दर्शाया है, और बहुत ही चतुराई के साथ दर्शन और आध्यात्म को भी उसके साथ जोड़ा है, जिससे कि ये जो फोक लिरिक है, ये जो कविता है, वो एक उत्कृष्ट नमूने के रूप में उभर के हमारे सामने आए। ठीक है, तो ये रही आपकी
इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएटिस और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, आप इसको ध्यान से 1-2 बार पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।